अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में जो इनवॉइस क्रिएट की थी, जो एक बेसिक इनवॉइस हमने बनाई थी, उसमें जो कैलकुलेशंस थी वो किस तरह से करते हैं। और आज ही की क्लास में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है फॉर्मूलाज और फंक्शंस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं। लास्ट क्लास में जो हमने बेसिक इनवॉइस क्रिएट की थी, हम उसमें ही आज, क्योंकि हमने कहा कि कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हमने कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं की थी। तो अब हमें एक्सेल में कैलकुलेशंस करनी है। तो एक्सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आपके पास फॉर्मूला या फॉर्मूलाए, बहुत सारे होंगे तो, और कुछ होते हैं फंक्शंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फंक्शन है। तो फॉर्मूला बेसिकली जो होता है वो बनता है आपके, जैसे कैलकुलेटर होता है, एक बेसिक कैलकुलेटर जो होता है उसमें कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे आप उसमें प्लस कर लेते हैं, आप उसमें माइनस कर लेते हैं, प्लस करते हैं, इसी तरह से माइनस करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सब आपके पास होते हैं फॉर्मूलाज। इनको फॉर्मूला से पहचाना जाता है अगर कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और फंक्शंस आप ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। फंक्शन आप ऐसे पहचान सकते हैं कि फंक्शन में आपके पास कोई इंग्लिश का वर्ड यूज हो, जैसे एक फंक्शन होता है सम, इसी तरह एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट, और इसी तरह से एक फंक्शन होता है एंड, एक फंक्शन होता है और। तो इस तरह से जो भी आपके इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए होंगे वो कहलाते हैं फंक्शन। तो आपके कुछ फॉर्मूलाज, मतलब कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो फंक्शंस लगा के की जाती हैं, और कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो फॉर्मूला को यूज़ करते हुए की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको कोई कुछ काम है जो फंक्शन से करके दिखाऊंगा, और फिर हम कुछ फॉर्मूलाज की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे फॉर्मूलाज लगाएंगे। पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको जो बेसिक, क्योंकि आपने सबने प्लस माइनस वाली जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो सबने की हुई होती हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो आप करते हो। तो फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज क्योंकि आपके लिए आसानी होती है, आपको पता है 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है। तो इस तरह से जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो पहले हम यहाँ पे लगा। तो सबसे पहले इस इनवॉइस में हमारे पास हमने जब क्रिएट की थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेट, ठीक है। रेट का मतलब है कि जो एक पेन है वो 40 रुपीज़ का है, यहाँ पर 40 रुपीज़ का पेन है, और यहाँ पर क्वांटिटी जो भी कस्टमर है उसने 24 पेन खरीदे हैं। तो अब मुझे टोटल अमाउंट निकालना है कि जो एक पीस, यानी जो एक पेन था वो 40 रुपये का था, 40 रुपीज़ का था, तो अब 24 पेन जो है वो कितने के हो गए होंगे। तो उसके लिए आप सिंपल अपनी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेटर से जब करते हैं तो आप सिंपल क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो कि एक कितने का है, तो मल्टीप्लाई बाय जितने पीस खरीदे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहाँ पर फंक्शन या फॉर्मूला जब भी आपको लगाना है तो आप उसको लगाते हो इक्वल टू से, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है इस तरह से। अच्छा, फॉर्मूला आप किसी सेल में भी लिख सकते हैं, ये सेल है, यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, या ऊपर ये फॉर्मूला बार है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन से सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो, आपके पास यहाँ पर ये उस सेल का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ये नेम बॉक्स है या एड्रेस आपका सेल का बता रहा है, रेफरेंस बता रहा है सेल का, और यहाँ पे लिखा हुआ है F6, और इस सेल का नाम भी है F6। तो इसका मतलब आप वहाँ पर इसी सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इक्वल टू लगाने से आपका जो एक्सेल होता है उसको पता चल जाता है कि अब जो यूज़र है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला, वो कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन लगाना चाह रहा है। अब मतलब वो कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है एक्सेल के जरिए। तो आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना है इज इक्वल टू से, और इज इक्वल टू के बाद अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने यहाँ पे जो रेट थे वो लिखे 40 और मल्टीप्लाई कर दिया 24 से। सही, अगर ऐसे करोगे ऐसे भी आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा 960, और 960 ही होगा 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। बट ये गलत तरीका है, ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाते। फिर कैसे लगा सकते हैं, तो एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ
कि देखें जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जिसमें आपको डाटा एंटर करना होता है, जब हम किसी डाटा पे काम करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी तरह का डाटा मिलता है। तो एक्सेल में आपके पास जो डाटा मिलता है वो कुछ दो टाइप का, बेसिक डाटा जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डाटा। स्ट्रिंग डाटा का मतलब ये है कि आपके पास कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कैरेक्टर्स का, मतलब उसमें A to Z कुछ भी हो सकता है, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हो सकते हैं, 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं, और जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब हो सकते हैं। ये आपका कहलाता है स्ट्रिंग डाटा, जिसमें इन सब का कोई कॉम्बिनेशन हो या अकेले भी हो, सही सिवाय नंबर्स के। दूसरा जो डाटा होता है वो कहलाता है न्यूमेरिक डाटा या इंटीजरल नंबर्स वाला डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा जो होता है वो नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स आपके 0 to 9 हो सकते हैं और उसके कॉम्बिनेशन आप कितने भी बना लें। अगर मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ तो ये न्यूमेरिक काउंट कर लेगा, मतलब एक्सेल को पता है कि एक नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Q458 तो ये अब उसको काउंट करेगा कि ये स्ट्रिंग डाटा, ये कोई नंबर नहीं, क्योंकि इसके साथ हमने Q लगा दिया। तो मेक श्योर कि आप नंबर या न्यूमेरिक डाटा किस तरह से दे रहे हो, उसी तरह से फिर आपका जो फॉर्मूला होगा वो बिहेव करेगा आपके साथ। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपके एक्सेल को पता है कि नंबर है। अब आप अगर इसको फॉर्मूले में पिक करना चाहते हैं, अगर ऐसे लगाएंगे तो अब ये तो 7 आइटम्स हैं, हो सकता है कोई शीट बहुत बड़ी हो, 1000 आइटम्स उसमें लिखे हुए, तो आप एक एक को जाके ऐसे इक्वल टू 40 और मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार का साइन लगाते हैं और 24 ऐसे नहीं लिखते एक्सेल में। ऐसे लिखेंगे तो एक के लिए तो सही याद रहेगा, लेकिन बाद में आगे वालों के लिए, दूसरे वालों के लिए फिर से इतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आपके लिए या आप जो यूज़र हो उनके लिए आसानी कर दें। तो आसानी ये है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल इक्वल टू का साइन लगाना है यहाँ पे, ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि आप एक फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है, आपने कहा कि इस सेल पे आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एरो कीज से इधर आ सकते हो, बराबर में जो एरो कीज हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस सेल का नाम याद कर लें कि ये D कॉलम और रॉ नंबर 6 का सेल है। तो यहाँ पे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं D6। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया कि D6 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू उठाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये हम अभी फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका फंक्शन भी होता है, बट मैं पहले फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो हमारे पास ये D6 है, इस D6 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस क्वांटिटी यानी E6 वाले सेल से। तो मैंने सिंपल क्लिक किया। जो देखें इसमें आसानी है कि आप जो सेल पिक करते जाएंगे वो कलर देता जाएगा और उसके नाम को भी उसी कलर में दिखाएगा। तो इसका मतलब है ब्लू वाला सेल है D6 और इसका मतलब है कि रेड वाला जो सेल हाईलाइट कर दिया है एक्सेल ने वो है E6। तो अब मैं सिंपल इंटर प्रेस करूंगा तो उसका आंसर दे देगा सेम 960। इस तरह से फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर इन केस मुझसे गलती हो गई कि उसने 24 पीसेज नहीं लिए थे, उसने 12 पीसेज लिए थे, क्वांटिटी जो थी वो 12 थी, बट मैंने गलती से 24 लिख दिया। तो अब मैं सिंपल यहाँ पर मुझे 12 करना पड़ेगा और इंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर आपने मैनुअली यहाँ पर हमने लिखा हुआ होता कि 40 को मल्टीप्लाई करना है, सपोज अब 12 कर देते हैं 12 से, तो यहाँ 480 है। और अब सपोज मुझे क्वांटिटी बढ़ानी, उसने कहा भाई 12 पीसेस और ऐड कर दो मेरे सामान में पेन के, तो हम इसको कर देंगे 24। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए आंसर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने फॉर्मूले में फिक्स वैल्यूज़ दी हुई। तो फिक्स वैल्यूज़ हम नहीं देते, हमें सिंपल इस रेट पे क्लिक किया मैंने, मल्टीप्लाई किया और मैंने कहा इस क्वांटिटी को पिक करो, इसमें जो भी लिखा हुआ है, और सिंपल आप इंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो एक फ़ायदा तो ये है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो डायनामिक हो जाता है। जब आप पुराने वाले जो सेल्स हैं उसमें आप जब वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपके फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन हुई है वो भी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा कि आपने ये सेल में हमने फॉर्मूला लगाया, उसने D6 से और E6 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जब मैं, और ये खुद फॉर्मूला लगा हुआ है F6 में, सेल का जो नंबर है, सेल का जो रेफरेंस नंबर, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ बहुत बार कि आप कॉपी करते हो। कॉपी कैसे करते हैं कि आप बिल्कुल इसको सिलेक्ट करते हैं और जिस सेल में देखें फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पर मैं कॉर्नर पे जाता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन आएगा छोटा सा, और इससे क्लिक करके जब आप कॉपी करते हैं तो अब जादू देखें क्या होगा। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर उसने सबके आंसर्स दे दिए। मतलब एक्सेल आपका खुद से रेफरेंस नंबर्स चेंज कर लेता है। उसने देखा कि आपने F6 वाले सेल में
ये जो F6 वाला सेल था उसमें आपने D6 और E6 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसने कहा जब आप F7 में लगाना चाह रहे हैं तो शायद आपको D7 और E7 वाली जो फ्रिक्शंस हैं उनके आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी, तो उसने ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूला असाइन करके दे दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एक्सेल की कि वो ऐसे काम करता है। तो इस तरह से अगर आपको अपना फॉर्मूला डायनामिक करना है तो मेक श्योर कि आपने फॉर्मूले में जो उसके सेल के नंबर थे वो हमने पिक किए थे, तो ऐसे ही पिक होने चाहिए, वरना आपका जो फॉर्मूला है वो डायनामिक नहीं हो पाएगा। अब इसमें कुछ भी मैं चेंजिंग करता हूँ, सपोज ये स्टिकर 4 पीस नहीं थे, 400 पीसेज हैं, तो मैं सिंपल यहाँ लाके 400 लिख के और इंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर जैसे आप एडिट करना चाहें किसी चीज़ को भी, रेट को, क्वांटिटी को, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। इसी काम के लिए आपका ये फॉर्मूला बनाया गया है। अब यहाँ पर हमने अमाउंट निकाल लिया। नेक्स्ट हमें यूज़ करना है इन सब अमाउंट को, ये एक एक प्रोडक्ट के पैसे बताए हुए यहाँ पे कि पेन इतने बन गए, पेन के पैसे इतने बन गए, पॉइंटर के पैसे इतने बन गए, इंक इतने की है। अब हम चाहते हैं कि जो टोटल बिल बन रहा है इसका कस्टमर का वो कितना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल इक्वल टू, अगेन हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू प्रेस किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ना वैल्यूज बहुत सारी, अगर 2 वैल्यूज होती तो मैं आसानी से एक सेल को पे क्लिक किया, देन प्लस, दूसरे सेल को प्लस किया, प्लस तीसरे सेल को, इस तरह से मुझे टाइम बहुत लग रहा है। अब अगेन वही बात कि ये सिर्फ 7 सेल्स हैं, अगर ये 700 सेल्स होते तो फिर हमें हर एक पे जाके प्लस, फिर ऐसे हमें 2 दिन लग जाते हैं उन 700 सेल्स को पिक करने में। तो हमेशा आपके लिए फॉर्मूला जो फ्रिक्शन है वो ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए फिर हम ऐसे भी आंसर सही दे देगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे आंसर गलत देगा, बट बात है कि आप आसानी से किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपल यहाँ पर हम अब एक फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन का नाम है सम। सम बहुत सारी तरह के होंगे। अच्छा, फंक्शन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि जब आप फंक्शन लिखना शुरू करेंगे, इक्वल टू लगाया और मैंने SUM सम लिखा। अब देखें सम के नाम के जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब यहाँ पर लिस्ट दे रहा है, तो हमें यही वाला सम चाहिए। या मैं SU लिखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे SU वाले फॉर्मूलाज आ रहे हैं जिसमें S और U से जो स्टार्ट होते हैं, तो मुझे सम वाला जो फॉर्मूला है ये चाहिए। तो आपको इस तक पहुँच के, मतलब एरो कीज़ मैंने यूज़ की, एरो कीज़ यूज़ करके हमारी आदत ही होती है कि हम इंटर प्रेस कर रहे होते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में। तो अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला गलत है। जब भी आपके पास नेम का एरर आएगा इसका मतलब कि आपके फॉर्मूले में कोई आपने जो वो है फंक्शन है वो सही नहीं लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद रखें कि आप जब उस फॉर्मूले पे जाएंगे कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड में की होती है टैब की, जो कैप्स लॉक की के ऊपर होती है। तो आप टैब की जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक सम, और यहाँ पर आप जो भी फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करेंगे, वो फंक्शन कैसे लगाना है वो उसकी सजेशन आपको एक्सेल बताता है। सही, मैं भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ से पढ़ के मेरे लिए आसानी हो जाती है कि हाँ इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, इसको ये चीज़ चाहिए। तो इसको समझना, ये जो सजेशन दे रहा है ये भी इतनी आसान नहीं होती, इसको भी आपको याद रखना पड़ता है। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन और फॉर्मूलाज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं जो हूँ फंक्शन बार बार नहीं बोल सकता, तो मैं इसलिए फॉर्मूलाज ही बोलता हूँ सबको, तो आप समझ जाएगा कि वो फंक्शन है या फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे सम, और यहाँ पे कह रहा है एक नंबर बताएं, फिर कॉमा लगाएं, फिर नंबर बताएं। तो ये वही वाली बात हो गई कि मैं एक नंबर बताऊँ, फिर वो कह रहा है कॉमा लगाएं, फिर दूसरा नंबर बताएं, फिर एक कॉमा। तो ऐसे भी हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे भी वो 700 अगर सेल्स होंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी ऐड करने में। तो मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूँ। तो इस फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमा लगा के नंबर बताएं, आप रेंज भी बता सकते हैं। आपने एक फंक्शन लिखा, फिर एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, जो ब्रैकेट्स होंगे इसको आप कहते हैं पैरेंथेसिस। तो आप एक पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, इक्वल टू फंक्शन, जो भी फंक्शन है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और देन फिर आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि नंबर्स बताएं या नंबर की रेंज बता दें। वैसे तो फॉर्मूले में नंबर लिखा हुआ है, बट मैं कहता हूँ कि मुझे इस रेंज में, तो मैंने कहा कि इस रेंज में जितने भी नंबर्स आए, क्योंकि हमारी इनवॉइस हमने 10 आइटम्स वाली बनाई है, तो मैंने कहा इस रेंज में जितने भी नंबर आते हैं, चाहे वो लिखे हुए या नहीं लिखे हुए, जहाँ नहीं लिखे हुए वो 0 काउंट कर लेगा, वो ऐड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको दे दी एक रेंज जब भी लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जाती है कि पहला सेल F6 और आखिरी सेल F15 और उनके दरमियान में होगा एक कॉलन का साइन। अगर सिर्फ 2 सेल ऐड करने हैं
तो आप कॉमा लगाते हो, कॉमा का मतलब है F6 और F5 ऐसे, और अगर आप कॉलन का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब है F6 से F15 तक जितने भी सेल्स हैं वो सब सिलेक्ट कर लो। तो अब सिंपल जो चीज़ भी आप ऐड करोगे, मतलब आपके कीबोर्ड में आपके जो सिंबल्स होते हैं उसमें जो भी चीज़ पेयर में मौजूद होती है, जैसे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनका भी पेयर होता है, सिंगल कोट्स होते हैं उनका भी पेयर होता है, और इसी तरह से आपके ब्रैकेट जितने भी होते हैं 3-4 किस्म के जो ब्रैकेट्स होते हैं सबके पेयर होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पेयर वाला आइटम आप अपने फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेयर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया था ब्रैकेट, तो अब मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। वैसे तो अगर सिंपल से ऐसा भी फॉर्मूला तो आप इंटर प्रेस करेंगे, तो अगर आपने क्लोज नहीं भी किया तो एक्सेल अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो खुद से सिलेक्ट, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये यूज़र बंद करना भूल गया है, तो वो खुद से ठीक कर देता है। तो मैं सिंपल इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब इसका फ़ायदा अगेन वही फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ से 10 को कर देता हूँ कि भाई उसने कम करवा दिए, पैसे कम थे कस्टमर के पास, तो 5 करके इंटर प्रेस किया तो सारी कैलकुलेशंस आपकी जहाँ जहाँ चेंजिंग आनी चाहिए थी वो चेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमें निकालनी है परसेंटेज, कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट बना है, जो उसने सामान ख़रीदा है, उस पर जो वेंडर है जो सामान बेच रहा है उसने कहा भाई आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब हमें एक परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर और सिंपल इक्वल टू मैंने प्रेस किया यहाँ पे, और अगेन मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, एक तो आपके वो एग्जाम्स वाली परसेंटेज होती है, हमें वो नहीं निकालनी है। मुझे परसेंटेज पता है कि कितनी है 5%, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस टोटल अमाउंट का 5% कितना बन रहा है, सही है, मतलब उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई किया, अच्छा 5 और परसेंट का नाम जब भी आता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो देखिए 5% का मतलब है 5 और डिवाइडेड बाय 100, सही है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, सही। सो परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100, जो भी वैल्यू है उसका डिवाइडेड बाय 100 कितना आता होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में इस तरह से लिख दें कि इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 5 बाय 100 से, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 330 रुपये। ये इसकी परसेंटेज आ गई कि 6,601 रुपये का जो 5% बनता है वो इतना बनता है। ये आपको एक्सेल ने निकाल के दे दिया। आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट में भी करना है कि आपका जो वेंडर है वो कह रहा है कि मैं 4% डिस्काउंट दूंगा, टैक्स आपको इतना देना पड़ेगा, ये उसको कस्टमर जो सामान खरीद रहा है उसको देना है, और डिस्काउंट जो है वो दुकान वाला अपने कस्टमर को दे रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पर अब 4% निकालना चाहता हूँ। देखिए एक्सेल में आसान तरीका ये है कि अगर कोई परसेंटेज आपके सेल में लिखी हुई है तो आप सिंपल इक्वल टू प्रेस करें, किस अमाउंट की आपको परसेंटेज निकालनी है, मैंने कहा इस वाले अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये बराबर में जो सेल है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब इसमें 4 है और एक ऐसा सिंबल है जो मैथ्स में होता है, तो मैं सिंपल उस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी जो 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो उसी सेल में करके यहाँ पर लेकर आएगा। मैं जस्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी आपकी 4% इस वाले सेल की, मतलब जो टोटल अमाउंट था उसका 4% यहाँ पर निकाल के दे दिया गया। सो इस तरह से भी आपके लिए आसानी है। या एक और तरीका भी हो सकता है कि आप डिवाइडेड बाय 100 ना लिखें, आप सिंपल परसेंटेज का ही साइन लगा दें। आपने कहा इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय 5 और परसेंटेज, बट ऐसे मैंने कहा कि नंबर्स आपको लगाने नहीं है, क्योंकि नंबर लगाने से नुकसान ये होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे 5% लिख दिया, अभी तो आंसर सही दे रहा है। अब कल को ये होता है कि दुकान वाले ने कहा कि भाई हमें टैक्स जो है वो कम करना चाहिए, तो अब वो यहाँ से अगर करता है 3%, तो अब 3% करने पे यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूले में आपने 5% ही दिया हुआ। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपना फॉर्मूला डायनामिक करने के लिए आप सेल को सिलेक्ट कर लें कि भाई ये सेल है, इसमें जो लिखूंगा वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मूले में डायनामिक सेल्स को।
नेक्स्ट हम इस शीट में निकालने जा रहे हैं फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या है बेसिकली कि जो टोटल अमाउंट था, इतने पैसे बन रहे थे जो सामान हमारे भाई ने खरीदा था। अब यहाँ पर एक चीज़ है टैक्स, टैक्स उसको देना पड़ेगा, सही है। तो इसका मतलब है टैक्स वाली जो वैल्यू, टैक्स के आगे मैं लिख देता हूँ आपको याद रखवाने के लिए प्लस। जो टैक्स होता है वो उसको कस्टमर को देना है, तो ये प्लस होगा। और डिस्काउंट दुकान वाले ने दिया कि भाई मैं इतने पैसे कम कर दूंगा, तो ये होगा माइनस, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको। तो अब यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट बनेगा, फाइनल अमाउंट कह लें या नेट अमाउंट कह लें, ये सब कुछ काटने पीटने के बाद, जमा करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो आपका फाइनल अमाउंट या नेट अमाउंट होगा। तो मैं यहाँ नेट अमाउंट पे जाता हूँ और मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लगाना है, और मैंने कहा ये मेरा जो टोटल अमाउंट था इसमें से अब आपको फ्रैक्शन यूज़ करनी है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी यूज़ करना है। मैंने कहा कि प्लस करवा दो जो टैक्स वाला अमाउंट आ रहा है इसको, लेकिन माइनस कर दो क्योंकि पैसे कम कर रहा है दुकान वाला डिस्काउंट देके, ये वाला अमाउंट। तो देन अब जब इंटर करेंगे तो वो नेट अमाउंट आ जाएगा कि एक्चुअल में पैसा जो बिल बन रहा है आपके कस्टमर का वो इतना बनेगा, इतने में से उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो इस तरह से आप नेट अमाउंट निकाल सकते हैं अपने कस्टमर का। फिर यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जैसे अब वो कहता है कि ये जो पेड अमाउंट है ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कोई भी जो आपका कस्टमर है वो कितने भी पैसे दे सकता है। तो उसने कहा कि भाई 6,534 रुपये कुछ ऐसे बन रहे हैं, 6,534 रुपीज़ .99। तो उसने कहा कि भाई अभी पैसे पूरे नहीं है मेरे पास, 5,000 रुपये ले लो। तो उसने क्या किया, यहाँ पे बिल में हमने 5,000 रुपये ऐड कर दिए। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि इतने अमाउंट बना था, इतने उसने दे दिए, कितने बचे। बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ। फॉर्मूला जब भी आपको स्टार्ट करना है एक्सेल में, आप यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, और इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने कहा कि ये नेट अमाउंट था। अब उस वाले अमाउंट का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने एक नेट अमाउंट निकाल लिया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं कहता हूँ इसमें से माइनस कर दो जितने पैसे उसने दे दिए। इक्वल टू मैंने प्रेस किया, इक्वल टू नहीं, इंटर प्रेस किया कीबोर्ड से। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो बैलेंस अमाउंट बचा है इस कस्टमर का वो है 1,534.99 रुपीज़। तो इस तरह से बेसिक से फॉर्मूला, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना आता हो और उससे आप काम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। लेकिन बैलेंस मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ऊपर ही हम नाम, डेट और ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो सामने उस बंदे का कोई बैलेंस हो तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बैलेंस निकाला है नीचे यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला बैलेंस जब यहाँ लिखा हो, जो यहाँ लिखा हो वही ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर आपको सेल्स कॉपी करने, कॉपी मतलब कि डायनामिक लिंक बना के कॉपी करने के, जो वैल्यू यहाँ चेंज हो जाए वो ऊपर भी चेंज हो जानी चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर बैलेंस वाले फॉर्मूले में आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू अगेन, और फॉर्मूला क्या है कि आपने कहा इस वाले सेल में इस नीचे आए और ये बैलेंस, ये वाला सेल सेलेक्ट किया कि इज इक्वल टू F21, इस सेल का नाम है F21, और आपने कहा इज इक्वल टू F21 मतलब कि F21 वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है वो बस इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे ही, अब उसने कहा कि जो पेड अमाउंट था वो 500 रुपये और देके चला गया, यहाँ पे हमने कर दिया 5,500 और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर बैलेंस चेंज हो गया, और सेम यही बैलेंस ऊपर भी लिखा हुआ रहा क्योंकि हमने दोनों को लिंक किया हुआ है। इसका लिंक उसके साथ नहीं है, मतलब ये पेरेंट है, वो चाइल्ड समझ लें इस तरह से। मतलब अगर मैं यहाँ कोई अमाउंट चेंज करूँगा तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी कॉपी क्योंकि हमने यहाँ पे की हुई है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखा जाएगा या जो भी अमाउंट यहाँ आंसर में आएगा वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आप किसी सेल्स को लिंक भी करवा सकते हैं आपस में। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आएगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।